अलजेब्रा। अलजेब्रा क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास 6, 5th में इनकी शुरुआत हो जाती है, तो धीरे धीरे हम इसको समझेंगे कि अलजेब्रा में क्या क्या होता है। पर एक मेन कॉमन चीज़ है जिनका नाम होता है वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, है ना। तो देखिए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ वेरिएबल्स, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स एंड टर्म्स। वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, टर्म्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसी एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स और टर्म के साथ में डील करती है क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसकी डेफिनेशन के जो मेन वर्ड्स हैं, जैसे वेरिएबल्स हमने देखे, कोएफिशिएंट्स हैं, टर्म्स हैं, ये इसको एक टॉपिक के बाद समझाऊंगा, क्योंकि ये जो एक टॉपिक इसमें दिया है पैटर्न्स करके, ये टॉपिक इससे रिलेट नहीं रहता, पर हाँ ये चीज़ें आपको इसके अंदर आएंगी। वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, टर्म्स के साथ में इसमें रिलेट रहती है, लेकिन ज़्यादा इसका काम नहीं होता है। अब पैटर्न्स में क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है एक स्क्वायर का, कि एक स्क्वायर को मैच स्टिक बनाने के लिए 4 मैच स्टिक लग रही है, 2 स्क्वायर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 लग रही हैं, और इसी तरह से अगर हम 3 बना दें तो 3 बनाने के लिए 10 मैच स्टिक्स लग रही है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जर्नल टर्म बता दो। जर्नल टर्म मतलब कि जर्नली बनाने के लिए कितनी लगेगी, कि कितनी भी हमें स्क्वायर्स बनाने हैं तो उसके लिए कितनी मैच स्टिक्स लेना पड़ेगी। तो ठीक है, हम इसको ऐसे निकालेंगे कि एक बॉक्स बनाने के लिए हमें 4 मैच स्टिक लगी, तो 1, और उसके साथ में हमने इंटू किसको कर दिया, 3 को, और प्लस करा 1। ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि 1 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 + 1 4। इसी तरह से 7 में देखो 2 बॉक्स बनाना थे, 3 से मल्टीप्लाई करा, प्लस किया 1, तो 2 3 जा 6 + 1 = में 7। देखो 10 अपने आप आएगा, 3 बॉक्स बनाना थे, 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया तो 10। इसी तरह से 1 2 3 तो चल ही रहे, कितने बॉक्स बनाना है, मान लो n, तो n इंटू 3 + 1 में हो जाती है हमारी जनरल टर्म। ये हो जाती है हमारी जर्नल टर्म। मतलब जर्नल टर्म क्या गई हमारी, 3n + 1, वेर n इज अ नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। n क्या हो गया यहाँ हमारा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। कितनी मैच स्टिक्स लगेगी वो आप यहाँ पर लिख दो। कितने आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स नहीं, सॉरी, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने आपको स्क्वायर्स चाहिए वो यहाँ पर लिख दो। आपको पता चल जाएगा कि कितनी मैच स्टिक्स आपको निकालना है। सेम इसी तरह से इसका सेकंड वाला भी समझेंगे। इसमें L है, L, एक L बनाने के लिए 2 मैच स्टिक का यूज़ हो रहा है, ठीक है। 2 L बनाने के लिए 4 मैच स्टिक का यूज़ हो रहा है, और 3 L बनाने के लिए 6। हमेशा 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट हमें करना है 1 इंटू 2, 2 बनाने के लिए 2 मैच स्टिक्स, 1 इंटू 2 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से 2 4 ज़ा कर लेंगे तो 8, मतलब 4 मैच स्टिक लगेगी जब 8 आपको L बनाना है। तो ठीक है, 1 2, और ये देखो यहाँ पे तो कॉमन ही चल रहा है, ये 2 2 कॉमन ही चल रहा है, यहाँ पर 2 2 कॉमन चलेगा, यहाँ 3 4 आएगा, 3 4। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं n इंटू 2 में 2n, और ये हो गई हमारी जनरल टर्म। ये क्या कहलाएगी हमारी जनरल टर्म। जनरली मतलब 2n, और n क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एल्स। जितने भी L आपको चाहिए उतने n रख दो, कितनी मैच स्टिक लगेगी ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये था इसका पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। छोटा सा एक फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके बारे में, पब्लिशर्स वाली बुक में, NCERT में तो सिर्फ नॉर्मल सा दिया, ठीक। अब पैटर्न्स के बाद में सेकंड जो इसका टॉपिक आता है वो टॉपिक दिया है इसमें वेरिएबल्स, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए। तो वेरिएबल्स होते क्या है, द टर्म विच वेरी, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि समथिंग विच कैन वेरी, विच कैन वेरी। वेरी मतलब जो चेंज हो रहा है। अब चेंज कैसे होता है, जब उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको हमेशा अल्फ़ाबेट में मिलेंगे, ठीक, किस में मिलेंगे, अल्फ़ाबेट में, यानी ABCD के अंदर। फॉर एग्जांपल 2A 4B 9X 8Y।
तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ए बी एक्स वाई, ये ए बी एक्स वाई, ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं ये? वेरिएबल्स। ये वेरी करते हैं, है ना, वेरिएबल्स। ठीक है। और इसी के साथ में अगर मैं आपको कोएफिशिएंट्स भी समझा दूँ तो सबसे बड़ी बात होगी समझने की कि ये 2, ये 4, ये 9 एंड ये 8, ये सारे होते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या होते हैं ये? कोएफिशिएंट्स। ये मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 2, 4, 9, 8 ये कहलाते हैं कोएफिशिएंट्स। जो वेरिएबल के साथ में चिपक कर खड़े हो जाएं यानी मल्टीपल्स में रहें उनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स। और कोएफिशिएंट्स के बाद में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, टर्म। तो टर्म क्या होता है? टर्म सेपरेटेड बाय प्लस या फिर माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव से जो सेपरेटेड हो उसको हम कहेंगे क्या? टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y, 2y + 8x, 9x 4y। देखो इसमें देखिए 2x 3y अलग अलग है और प्लस से सेपरेटेड है तो इसमें 2 टर्म हुई। 2x + 8x, इसमें एक टर्म और लिख लेता हूँ मैं 9y, चलो 9z, तो 2y 8x 9z, 3 टर्म्स। तो इसमें 3 टर्म्स हो क्योंकि 3 बार प्लस या माइनस 2 बार लगा है, 3 बार सेपरेटेड है। और ये सिंगल टर्म है तो ये भी सिंगल भी टर्म कहलाएगी, डबल रहेगी तो भी एक टर्म कहलाएगी। अब सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उनके लिए क्या होता है कि कभी एक टर्म हो, 1 टर्म, तो उस वाली पूरी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम दे लेते हैं यहाँ 9x 4y, सिंगल टर्म है ना। इसी तरह से अगर 2 टर्म्स हो जाएं तो 2 टर्म्स के लिए लिखते हैं हम बाइनोमियल। क्या लिखते हैं? बाइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखा जाए तो लिख देते हैं हम 9x + 4y, 2 टर्म हो गई, या फिर 9x - 4z। ठीक है, ये क्या हो गई? बाइनोमियल्स। सेम इसी तरह से 3 टर्म्स के लिए हम लिखते हैं ट्राइनोमियल। क्या लिखते हैं? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं 2x + y + z, 2z + 4y + 9x, ये क्या हो गए? ट्राइनोमियल। और एक और होता है फॉर मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म्स से ज़्यादा होंगे, मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म्स से जहाँ भी ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको हम कह देते हैं पॉलिनोमियल। क्या कह देते हैं उसको? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका क्या है? ज़्यादा टर्म होंगी, इससे भी ज़्यादा, यानी 2x + 3y + 4z + 8x, 8 इसको आप लोग जो है q कर लो, 8q + 9p। इस तरह से आगे जितनी भी टर्म लगा तो ये जितनी भी बढ़ते जाएगी ये सब पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आती जाएगी। क्लियर हुआ इतना? अब पॉलिनोमियल्स के बाद में मेन चीज़ पढ़ना है। अब इसमें ही देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ये तो सारे टर्म्स वम्स हो गए। अब होता है ना जो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना रहता है इसके प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व जो अगर आपको होंगे तो 2 चीज़ें आपको आना चाहिए। सबसे पहली होती लाइक टर्म्स और दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक मतलब एक जैसी, अनलाइक मतलब अलग अलग। अब ए लाइक है या अनलाइक है वो कैसे देखेंगे? तो उनका मेन होता है बॉस, वेरिएबल। अगर वेरिएबल सेम तो लाइक, वेरिएबल नहीं सेम तो अनलाइक। वेरिएबल पे पूरी चीज़ें डिपेंड रहेगी। इसको इस तरह से समझ लें कि आपके सरनेम पे डिपेंड रहता है कि सरनेम जिसका रहता है सेम तो वो एक जो है कैटेगरी में या फिर एक कास्ट के माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे? 2x लाइक टर्म, 4y लाइक टर्म, 8x लाइक टर्म। देखो x वेरिएबल सेम है इसलिए लाइक टर्म है। और लाइक टर्म का एग्जांपल लें अपन 2y, 9y, 100y, सब लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। ये देखो y, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ये 3 लाइक टर्म्स हैं। ठीक है। अब देखो अनलाइक वेरिएबल्स और अनलाइक टर्म्स कैसी होती हैं? 2x 3y 4z,
तीनों के वेरिएबल अलग अलग है, एक्स वाई जेड अलग वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अनलाइक टर्म्स हो गई। फिर 100x 100z और 1000y, अभी भी x y z, मतलब अगर वेरिएबल्स अनलाइक हैं तो अनलाइक टर्म्स, और अगर वेरिएबल लाइक हैं तो लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स जो सीखने के बाद में स्टूडेंट्स कुछ 4 मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कैसे ये होंगे, ठीक है। जैसे दिया सम ऑफ a एंड 5, सम का मतलब क्या होता है प्लस, a एंड 5 एंड, तो देखो a एंड को हटा के प्लस लिखो और 5, ये हो गया a + 5 आंसर। इसी तरह से दिया डिफरेंस बिटवीन x एंड 9, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, किसके बीच में है, x एंड 9 के बीच में, तो x - 9, ये आंसर। सिंपल सी चीज़ है। b इज मल्टीप्लाई बाय 50, तो b मल्टीप्लाई बाय 50, अब इसको चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं 50b, b 50 भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन 50 भी लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। फोर्थ वाला समझो तो क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b टेकन अवे फ्रॉम 3x, ये सीखने वाली चीज़ है। फ्रॉम क्या बोल रहा है, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, तो a इंटू बी। अब हमेशा ध्यान रखना कि फ्रॉम के जो बाद वाली टर्म होती है वो पहले आती है, फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले आएगी, तो a इंटू बी, और पहले क्या आ गया 3x, और क्योंकि वो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b टेकन फ्रॉम, टेकन अवे फ्रॉम मतलब माइनस, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस ए बी, मल्टीप्लाई का साइन हटा दो तो 3x माइनस ए बी, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 3-4 सम्स थे कि भाई वर्ड प्रॉब्लम से हम इसको वेरिएबल्स में किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट से क्वेश्चन और लिया मैंने कि यहाँ बोल रहा है कि राहुल बाय 5 कॉपीज़ ऑफ मैथ्स 2x कॉपीज़ ऑफ इंग्लिश, देखते जाइए 5 कॉपीज़ 2x कॉपीज़ y² कॉपीज़, तो 5 कॉपीज़ ऑफ मैथ्स 2x कॉपीज़ ऑफ इंग्लिश एंड y² कॉपीज़ ऑफ हिंदी, फाइंड टोटल नंबर्स ऑफ कॉपी। टोटल नंबर्स ऑफ कॉपी निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, प्लस, तो मैथ्स की कॉपीज़ कितनी खरीदी राहुल ने 5, प्लस करेंगे इसमें 2x कॉपीज़ किसकी, इंग्लिश की, एंड y² कॉपीज़ किसकी, हिंदी की। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं हम हमेशा, देखो इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी प्लस माइनस होना नहीं, क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, अगर लाइक टर्म्स होगी तो प्लस माइनस होगा, लाइक टर्म्स नहीं होगी तो प्लस माइनस नहीं होगा। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं किस हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा y² है तो सबसे पहले y² को लिया है, फिर 2x है तो 2x को लिया है, और फिर लास्ट में 5 को रख दिया, ये हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर, और फिर नॉन वेरिएबल टर्म्स यानी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसके बाद कुछ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लिए मैंने, तो सबसे पहले लिए x + 5 = 10। हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसी इक्वेशंस में हमें x की वैल्यूज़ निकालनी होती, तो अगर x की वैल्यूज़ निकालनी है तो ये 5 को किसी तरह हटाना पड़ेगा। तो 5 कैसे हटेगा, अगर यहाँ प्लस में है तो इक्वल टू के दूसरी जगह जाकर माइनस का हो जाता है। हमेशा ध्यान रख ले, प्लस इधर है तो इधर जाके माइनस, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड, और इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट देखो x + 5 = 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x = 10, 10 पहले, क्यों, क्योंकि वो पहले से लाइन में, जो भी लाइन में आएगा वो बाद में जाता है, तो x का 10 पहले यहाँ, और प्लस का 5 था तो वो हो गया माइनस का 5, तो 10 - 5, x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यही चीज़ करना है। सेकंड में भी देखो x की वैल्यू निकालना है, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए इस 10 को और इस 2 को हटाना ज़रूरी है, तो पहले 10 को निकालेंगे और फिर 2 को निकालेंगे, तो माइनस का 10 है, अब ये माइनस का 10 वहाँ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो देखिए ऐसे हो जाएगा 2x = -12 + 10। अभी बहुत से बच्चे गलती करते हैं, 10 पहले लिख देते हैं 12 बाद में लिखते हैं, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले से 12 लाइन में, तो 12 पहले ही लाइन में, इसका मतलब पहले 12 आएगा उसके बाद में 10 आएगा। तो देखिए फिर सॉल्व करेंगे और आगे, तो 2x = -2, माइनस प्लस मिलके माइनस, और बड़े नंबर का साइन माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ से 2 चूँकि मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो -2 अपॉन में 2, 2 1 = 2 एंड 2 1 = 2, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई -1। ये कुछ इक्वेशन से सॉल्व करने का तरीका है, इनको लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स का प्लस होना, अनलाइक टर्म्स में अनलाइक टर्म्स का प्लस होना, ये सब चीज़ें कहलाती। अब इसके बाद में एक और इक्वेशन हम लेंगे, है ना। अब ये इक्वेशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इक्वेशन थोड़ी सी आपको भी टफ दिख रही होगी, है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, पर ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो 2 का मल्टीप्लाई एक बार x में करिए, एक बार 2 में, लाइकवाइज 3 का मल्टीप्लाई एक बार x में, एक बार 3 में, लाइकवाइज 5 का मल्टीप्लाई एक बार x में और एक बार 5 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 × x मिलके हो जाएगा
2x माइनस का माइनस उतारा एंड 2 2 ज़ा 4, यहाँ माइनस है पहले ही लगा दो, 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x और ये माइनस मिलके प्लस एंड 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू में 5 इंटू एक्स मिलके हो गया 5x और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया एंड 5 5 ज़ा 25। अगर यहाँ भी माइनस होता तो माइनस माइनस मिलके प्लस होता, चूँकि प्लस माइनस मिलके माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। अब देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, ये 2x और ये 3x, क्योंकि वेरिएबल इनका x है इसलिए लाइक टर्म है तो इनको पास पास लिख लो। तो 2x माइनस 3x और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 9 और ये माइनस का 4 9 के साथ में इज इक्वल्स टू में 5x माइनस 25। 2x माइनस 3x बचेगा माइनस में x प्लस 9 माइनस 4 बचेगा बच्चों 5 इज इक्वल्स टू में 5x माइनस 25। अब यहाँ भी क्या करेंगे लाइक टर्म्स एक तरफ अनलाइक टर्म्स एक तरफ, तो यहाँ लाइक टर्म्स क्या है ये 5x, इसको यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस x माइनस 5x इज इक्वल्स टू में माइनस का 25, ये प्लस का 5 रुका है तो वहाँ माइनस का 5 करके इसको उधर भगा दो या उधर ले जाओ, तो माइनस माइनस मिलके प्लस तो ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस माइनस मिलके माइनस प्लस फिर माइनस का साइन 25 और 5 मिलके हो जाएगा 30। हमें x की वैल्यू निकालना थी, 6 यहाँ पर रुका हुआ है तो 6 को पहुँचा दो वहाँ, तो x इज इक्वल टू में माइनस 30 अपॉन में माइनस 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 विन ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी सिंपल सी चीज़ रहती हैं, इनको कभी कभी वेरीफाई करने के लिए भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, ये x की वैल्यू जो 5 है ये हमारी पुरानी जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसमें रख दो और चेक कर लो क्या LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो देखते हैं। देखो 5 माइनस 2 माइनस 3 ऑफ 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ऑफ x माइनस मतलब 5 माइनस 5। देखो यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ वेरीफाई, देखिए फिर ध्यान से समझना है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 5 माइनस 2 3 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 5 0, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 0, 6 से 6 कैंसिल 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो गया LHS इज इक्वल टू में RHS लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया कि भाई 0 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है मतलब x इक्वल टू जो 5 हमने वैल्यू निकाली है वो क्या है बिल्कुल सही निकाली, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इससे ही, अब क्वेश्चन दिया एक ट्राइंगल दिया उसमें कुछ एंगल दिए x 4x एंड 4x और बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल B एंगल C। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है मतलब उसकी मेजरमेंट निकालना है ना, वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो आप हम सबको मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू में 180 डिग्री, मतलब किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों के तीनों एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हर किसी सॉलिड के अंदर यूज़ होती है, रेगुलर सॉलिड के अंदर है, रेगुलर फिगर के अंदर 2D फिगर में। तो एंगल A कितना दिया x प्लस एंगल B दिया है 4x और एंगल C भी कितना दिया 4x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, 4x और 1x मिलके हो जाएगा 5x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकालना बच्चों, तो x यहाँ रुक जाएगा और 180 अपॉन में 5 कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 16 17 18 का 3 यहाँ दे दिया तो 5 6 जा 35, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब हमारे पास में कौन कौन से वैल्यू थे x 4x एंड फिर से 4x, तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे कि 4 4 8 एंड 1 9x होगा है ना, तो 9x इज इक्वल टू जब 9 से हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन में 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 0, तो हमारा जो x है उसकी वैल्यू आएगी यहाँ सर 20। ठीक है, तो x कितना हो गया यहाँ हमारा 20 और 4 इंटू 20 और फिर से 4 इंटू 20, तो 20 डिग्री 4 इंटू 20 हो जाएगा 80 डिग्री और 4 इंटू 20 हो गया, मतलब ये वाला जो 4x है ये आया है 80 डिग्री, ये वाला 4x भी आया है 80 डिग्री और ये जो x है ये आया है 20 डिग्री। समझ में आ रही बात, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर अलजेब्रा फॉर क्लास 6th। ओके, थैंक यू।